आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट पर लिखा कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया है और उन्हें ट्वीट करके नमन किया। अमित शाह ने लिखा है कि उन्होंने अपने असाधारण देश प्रेम और अदम्य साहस से देश को जीता है और उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। करनाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में नेताजी की जयंती मना रही है। आज उनकी जयंती के साथ ही गणतंत्र समारोह की शुरुआत भी हो गई है। डीसी ने कहा है कि देश में युवा और आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देश के नौजवानों को सीखना चाहिए। भारत को आजाद करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेकर आजादी मिली थी। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान टोहाना में 14 वर्षीय खुशमान सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पेंटिंग बनाई। खुशमन पटियाला के स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उनके पिता रिंकू मान पर्व में टोहाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.33 लाख से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। 525 की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के आंकड़े 10,000 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना के 24 घंटे में 46,300 से भी ज्यादा केसेस, 33 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 416 मामले और इस दरमियान मास्क पहनने की भी अपील की जा रही है। बिहार में कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,003 मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16,740 नए केसेस, 16 संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, जहां पिछले 24 घंटे में 30,700 से भी ज्यादा केसेस सामने आए, 33 की मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,136 केसेस सामने। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 42,470 नए केसेस, 26 की मौत, 18,115 मरीज रिकवर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,446 केसेस सामने, एक दिन में 45 की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,753 नए केसेस, 11 की मौत, एक दिन में 12,000 से भी ज्यादा रिकवरी। गुरुग्राम में कोरोना के 2595 नए केसेस, 7700 से ज्यादा मरीज रिकवर, 2 की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, 11,000 के पार नए आंकड़े। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 नए केसेस, 78 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 308 नए केसेस सामने, 59 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 1000 से भी ज्यादा। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 604 नए केसेस, 799 मरीज रिकवर, एक्टिव केस की संख्या 2700 के पार। केरल में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 175 केसेस सामने आए, जो कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा है। भिवानी में कोरोना की लहर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करता नजर आ रहा है। जिले में कोरोना की पहली डोज 100% लोगों को लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज 86% तक लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग दूसरी डोज के लिए भी लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आया। फरीदाबाद में पलवल की तरफ से आने वाले भारी वाहनों पर बीते शनिवार रात 10 बजे से 23 तारीख तक 1:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की।
अगर किसी भी भारी वाहन चालक को दिल्ली की तरफ जाना है तो उसे केजीपी मार्ग से होते हुए जाना होगा। वहीं गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए 2000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर कैथल थाना एसएचओ देवेंद्र सिंह ने अपने दल बल के साथ शहर के तमाम होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं का उचित निरीक्षण किया। साथ ही होटल संचालकों को अपने रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। कुरुक्षेत्र में लाडवा एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अनाज मंडी में कोविड के नियमों के अनुसार मनाया जाएगा। एसडीएम अनुभव मेहता ने कहा कि कोविड के नियमों के अनुसार ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस की टुकड़ी और एनसीपी की टुकड़ी यहां पर सलामी दी जाएगी। हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अनिल विज ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, अनिल विज ने भी चेतावनी भी दी है कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार पनप रहा है तो उस इलाके के पुलिस अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अनिल विज ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो अपराधी गलत काम छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, क्योंकि हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में मिले मृत जानवरों के जखीरे से वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सूर्यपाल अम्मू ने मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया है और कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में खबर चलाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृत जानवरों के ठेकेदार करजन और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया। सिरसा में कुश्ती खिलाड़ी के समर्थन में ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा। खिलाड़ियों के महिला डॉक्टर की शिकायत पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग। साथ ही इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। दरअसल 2 महीने पहले खिलाड़ी का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद भी खिलाड़ी ठीक नहीं हुआ। अस्पताल में खिलाड़ी और उसके समर्थन में आए लोगों पर महिला डॉक्टर ने बदतमीजी के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था, जिसे झूठा बताकर ग्रामीण केस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लुखी गांव का सरकारी स्कूल 12वीं कक्षा तक अपडेट हो चुका है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। पहले स्टूडेंट्स 10वीं तक शिक्षा गांव में ही लेते थे, उसके बाद 12वीं के लिए बाहर जाते थे और ऐसे में 25 से 30 किलोमीटर उन्हें सफर करना पड़ता था। अब उनकी जो परेशानी वो खत्म हो चुकी है। रतिया के गांव खाई में एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने से गांव के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि इसी कंपनी के गांव में पहले भी एक टावर लगाया जा चुके हैं। दूसरा टावर लगाने से गांव में रेडिएशन फैलेगा, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गांव के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस युवक की जगह पर यह टावर लगाया जा रहा है वो युवक गांव में नहीं रहता है। इसकी शिकायत गांव के लोगों ने एसडीएम और मुख्यमंत्री से भी की है। गोरंडा के कोहंड में महाग्राम योजना में कार्यक्रम में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। योजना के तहत गांव में भूमिगत सीवेज लाइन यहां पर डालने में अनियमितताएं पाई गई। खुदाई के दौरान खुलासा हुआ कि पाइपों के नीचे डाला गया मटेरियल सही नहीं है, जिसकी वजह से गड़बड़ी का खुलासा हुआ। अंबाला के कांग्रेस भवन के बाहर एक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र भी रिलीज किया गया है। कांग्रेस भवन का इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। जो नोटिस लगाया गया वो कमर्शियल बिल्डिंग की तर्ज पर लगाया गया। सोना के फेडेंस कॉलोनी में क्रिकेट को लेकर बार प्रधान और व्यापारी में झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं और बच्चों को चोटें भी आई। इस झगड़े की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है। इस मामले में एक शिकायत तो सोहाना थाने में भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। गुलाचिका में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में भारी बरसात के दौरान भी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वर्कर ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। वर्कर्स का कहना है कि अगर जब तक मांगे पूरी नहीं हुई आंदोलन जारी रहेगा। केतल की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टिम्बर मार्केट शाखा में 4 साल फर्जी दस्तावेज पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 1.43 करोड़ रुपए का घोटाला फिर से उजागर हुआ है। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर 6 और के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश जारी है। सभी आरोपियों पर जमीन पर फर्जी दस्तावेज के सहारे बैंक से किसान क्रेडिट बनवाकर 91.44 लाख रुपए यहां पर हड़पने का आरोप है।
सीआईए धड़ोएड़ा पुलिस ने पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 बड़े और 2 छोटे टैंकर सहित 7 गाड़ियां और 1 पंप मशीन और 1 मोटर भी बरामद की। गुरुग्राम के पटौदी शिव कॉलोनी में 3 चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। वही 2014 में प्रदेश के लिंग अनुपात के आंकड़ों में सबसे नीचे रहा है, परंतु अब प्रदेश में लिंग अनुपात के आंकड़े में सुधार देखने को मिला। वही पानीपत में बीते 7 सालों में लगभग 35 के मामले सामने आए हैं, जहां मां ने बच्ची को जन्म लेने से पहले मार दिया या फिर कुछ जन्म देने के बाद मार दिया गया। जज्जर के बादली में पैसों के लेन देन पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के एक शख्स पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुरुग्राम के भोंसी इलाके में स्थित टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग लगने की वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत, यहां पर किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। वहीं गुलाचिका में भी डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से सर्द भी बढ़ती जा रही है। किसान इतनी कपकपाती सर्द पर भी कतारों में लगे हुए दिखाई दिए। वही किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से खाद के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको खाद मिलेगी ही। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सितम जारी है। शीतलहर के बाद अब बारिश ने और ठंड को बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतर इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आज भी रुक रुक कर बारिश होने की अनुमान जताया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। वही सर्द हवाओं के साथ ठंड और बढ़ चुकी है। दिल्ली, गाजियाबाद, इंद्रपुरम और नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारत मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित है, जिसके चलते आज भी बारिश की संभावना। आज गरज और चमक के साथ बारिश होगी और ऐसे में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। 23 जनवरी को हवा की गति सामान्य से अधिक रहने का अनुमान। हरियाणा के करनाल समेत कई जिलों में देर रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चरखी दादरी में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश से सरसों और गेहूं की फसलों को फायदा होगा। हालांकि तेज बारिश की वजह से कई फसलों को नुकसान भी हो सकती है। नूह में बरसात से फसल खराब होने की किसानों की परेशानियां अब बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि किसानों को अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वही खराब फसलों के लिए मुआवजा देने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी। उपायुक्त ने कहा है कि अगर किसान फसलों का बीमा कराते हैं तो उसकी भरपाई की जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई। वही डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोगों को इजाजत मिली है। पहले ये 5 लोग ही शामिल हो सकते थे। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई को उम्मीद है कि आईपीएल का आयोजन भारत में ही किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। इसके लिए मुंबई और आसपास के शहरों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा आईपीएल शुरू होने की तारीख 27 मार्च बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना को सफलता मिली। सेना ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। दरअसल सुरक्षा बलों के जवान जब इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, इसी दौरान छिपे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी।